हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू फाइंड माई लेसन इंटरेस्टिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाए। अब मैं अपना लेसन शुरू करती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं बताऊँगी मैंने अभी तक क्या कवर किया है। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया है, चार्जेस के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसका जो डिवाइस होता है जिससे हम इसको मेजर करते हैं सर्किट के अंदर वो होता है एमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये बताया है आपको, जैसे प्रेशर जो कोई वायर में क्रिएट होता है कंडक्टर में ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहाँ ये वोल्टमीटर कनेक्ट होगा जिस 2 पॉइंट्स के बीच में, वहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका सिंबल है वी फॉर वोल्टेज, और इसका यूनिट हो गया वोल्ट, ऐसा यूनिट। और डिवाइस जो इसको यूज़ करते हैं इसको मेजर करने के लिए वो होता है वोल्टमीटर। अभी पार्ट 3 में आपको बताऊंगी मैं ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। ये दोनों चीज़ें एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। ओम्स लॉ ने रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिराइव किया था, इसीलिए रेजिस्टेंस का यूनिट ओम कहा गया है। इस एक्टिविटी की मदद से आप आसानी से इस चीज़ को समझेंगे। आप एक सर्किट सेट करिए। सर्किट में आपने ये सेल्स लगाए हैं, 4 सेल्स हैं यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, और ये की है। इस तरह का सर्किट का सेटअप कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो तार की लंबाई आप ले सकते हैं 0.5 मीटर, जो कि एक अलॉय जिसका नाम है क्रोमियम उससे बना रहता है। अलॉय एक्चुअली एक या दो या दो से ज़्यादा जब आपके मेटल मिलते हैं तो एलॉय बनता है। जैसे इसमें मिले हुए हैं 2 मेटल, मैग्नीशियम और आयरन मेटल। जो वायर ली है आपने नाइक्रोम वायर ली है जो कि क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन मेटल से बना है। और एमीटर है आपका सर्किट के अंदर, वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर याद है ना आपको, पैरेलल ज्वाइन करना है, एमीटर को सीरीज में ज्वाइन करना है। और जो 4 सेल्स हैं वो 1.5 वोल्ट ईच ले लीजिए। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट एक एक सेल के साथ करेंगे, एक एक सेल के साथ करके। ये आप एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 204 में देख लीजिए, एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में आपको ये रीडिंग को नोट करना है। उस टेबल में रीडिंग है, जैसे आपने वोल्टेज की रीडिंग नोट कर ली एक कॉलम में, एक कॉलम में आपने आई करंट की रीडिंग नोट कर ली, और लास्ट का कॉलम वहाँ पे लिखा हुआ है कि V अपॉन आई, यानी कि रेशियो फाइंड आउट करते जाना है 1 by 1। आपने एक सेल के साथ जो रीडिंग नोट की, V की, I की, और उसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया, फिर 2 सेल के साथ, फिर 3 सेल के साथ, फिर 4 सेल के साथ। इस तरह से आपने वेरिएट करके जब रीडिंग नोट करोगे तो और उसका ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है। इसे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन निकली। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ी उसी तरह करंट बढ़ा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. Means when potential or voltage is increasing, current is increasing. Simple. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, और यू कैन से कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप टेबल में नोट करेंगे, आपको लास्ट वाले कॉलम में आपको कांस्टेंट वैल्यूज नजर आएंगी। जो कांस्टेंट वैल्यूज नजर आ रही है वही चीज यहाँ पे दी है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर दे सकते हैं R से, क्योंकि एक रेजिस्टर भी ज्वाइंट है जिसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर 1 वोल्ट का है, 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का, कुछ कांस्टेंट ही है ना, पूरे टाइम सर्किट में ये कांस्टेंट रहा, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया V इज इक्वल टू आई आर। हेयर I इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट ज्यादा होगा, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। सो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बट करंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में जैसे बता दिया है कि R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर।
at a given temperature and it is called its resistance। मतलब हर वायर में कुछ ना कुछ प्रतिरोधक क्षमता होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जिस वायर में ज़्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लास्टिक की वायर समझ लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा होती है तो उससे करंट पास नहीं होता है, तो उसकी हम कवरिंग बना देते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इस SI यूनिट इज ओम and represented by Greek letter omega. This is this kind of sign. According to Ohm's law, R is equal to V upon I. हमने पहले किया हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट और करंट है 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम का होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ऑल्सो I इज इक्वल टू Q बाई T, हमने पहले लेसन में किया हुआ है। Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम, V फॉर वोल्ट, R फॉर रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशंस भी हो सकता है कि Q बाई T इज इक्वल टू V अपॉन R एंड V इज इक्वल टू W बाई Q इज इक्वल टू I अपॉन R। मतलब ये इक्वलिटी का जो यूज़ करेंगे हम आगे के न्यूमेरिकल में करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। W बाई Q इज इक्वल टू आई आर, तो मान लो W दे रखा है, Q दे रखा है, R की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 दे रखी होंगी, आप R की निकाल लोगे। इसी तरह Q बाई T V बाई R का फार्मूला का यूज़ कैसे करोगे? आपको चार्ज दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, वोल्ट दे रखा होगा, इस तरह से निकालोगे। तो ये जो फार्मूले हैं इनको आप न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करोगे। सो यस, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हर वायर में सेम रेजिस्टेंस होती होगी? जैसे अगर हम कोई वायर है वो लंबी लें तो क्या सेम रेजिस्टेंस होगी? छोटी होगी तो क्या सेम होगी? मोटी होगी तो क्या सेम होगी? तो क्वेश्चन का आंसर बनता है नहीं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सर्टेन फैक्टर्स आर देयर लाइक लेंथ ऑफ द वायर और थिकनेस ऑफ द वायर और टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को, आपके वायर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं। अगर लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होता है? I डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन लेंथ ऑफ रजिस्टर डबल्ड, दैट मीन्स R इंक्रीजेस, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर लेंथ बढ़ जाती है। इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जब थिक वायर हो जाती है, वायर आपकी पतली थी तो उस पर डिफरेंट था, अभी मोटी बना दी हमने बीच की वायर, तो क्या होगा? I इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और इसका एक नेचुरल नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब आपने वायर अगर मान लीजिए कॉपर के लिए है तो उसका अलग होगा, वायर आपने किसी और मेटल के लिए है अलग होगा, वायर आपने आयरन के लिए अलग होगा। तो जो नेचर ऑफ इट्स मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। आफ्टर प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स वी गॉट टू नो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये जो हमने भी ऊपर डिस्कस किया है। अब ये देखिए, एरिया और लेंथ को मैंने इस पिक्चर से समझाया है। एरिया इस पर्टिकुलर सेक्शन को कहेंगे किसी वायर की, और ये लेंथ L है। तो रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब क्योंकि वहाँ अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया जिसको हम कहते हैं रो, and it is proportionality constant and it is called electrical resistivity of the material of the conductor. So ultimately ये बना आपका रो इज इक्वल टू R इंटू A। ये रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को, तो इस तरह बना R इधर लेफ्ट में जाएगा और L इधर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन गया। और इसका यूनिट कैसे निकला? इसी तरह निकलेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो गया पर मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा क्या? ओम और मीटर। तो इस तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी क्वांटिटी की यूनिट देखते हैं तो हम उससे भी उसका फार्मूला अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे इस फार्मूले को बनाया गया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ohm, resistivity of the material is ohm meter. But एक क्वेश्चन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस टेल्स यू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओम्स दैट अ फिजिकल पीस ऑफ कंडक्टर हैज। एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है द रेजिस्टेंस ऑफ अ लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पीस ऑफ दैट मटेरियल। मतलब रेजिस्टिविटी इतने पर्टिकुलर चीज़ की होती है तो वो अलग होगी, बट अगर हम रेजिस्टेंस माने तो पूरे वायर का सेम ही रेजिस्टेंस। अब आता है क्वेश्चन कि मेटल्स और एलॉयज में क्या डिफरेंस है।
metals and alloys have very low resistivity in the range of this, that 10 raised to the power minus 8 and 10 raised to the power minus 6 ohm meter. That means they are good conductor of electricity. But insulator like rubber and glass have resistivity of the order of 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 17, which is very big. बहुत बड़ी है रेजिस्टिविटी, इसी वजह से उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर ऑल्सो. एट हाई टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस. मतलब हाई टेम्परेचर हो जाए तो उसमें से आपका वो करंट फ्लो स्लो हो जाता है. इसीलिए आप देखिए ज़्यादा गर्मी में वोल्टेज कम आनी शुरू हो जाती है. इन मेटल्स द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. सेमीकंडक्टर्स द कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड अलॉयज में कंडक्टिविटी प्रैक्टिकली सेम रहती है, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे. सो अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पे कंडक्टिविटी सेम रहती है. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कुछ चीज़ों की क्या क्या रेजिस्टिविटी होती है. कंडक्टर्स के देखिए कम है, अलॉयस के मीडियम में आ रहा है, और इंसुलेटर के बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने की वजह से वो आपके इंसुलेटर बने. कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इन अ सर्किट. आप रजिस्टर भी पैरेलल भी ज्वाइन कर सकते हो और आप सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो. जैसा आपको रेजिस्टेंस चाहिए अपने सर्किट में, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको ऐड कर सकते हो सर्किट को. अगर लेकिन हम जब रजिस्टर को हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इस वाले फार्मूले से. एक के उसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे सारे R, बट यहाँ पे अगर हम सीरीज में ऐड करें तो सब सिंपल एडिशन हो जाएगा. जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सोचो यहाँ पे कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो अगर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम डायरेक्ट सीरीज में ऐड करते हैं. हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए, तो इस हिसाब से हम पैरेलल में इसको ऐड कर देते हैं और इस तरह से हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाता है. रेजिस्टेंस इन सीरीज, दिस फार्मूला इक्वल्स टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. Resistance in parallel, so that is given earlier in the slide. So now I am concluding my this lesson. Next lesson will be heating effect of current part 4. For that part please stay tuned and subscribe my channel ताकि आगे आने वाले videos आप समय से देख सकें. Thank you. See you soon.